नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शैक्षणिक मार्गदर्शनाअंतर्गत इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचे नियोजन सर्वसाधारण कसे असावे म्हणजे आपल्याला चांगले यश मिळेल याविषयी जाणून घेणार आहोत. तर पहा, स्टडी गायडन्स फॉर 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांच्यासाठी हा एक संदेश मला द्यायचा आहे. डिअर स्टुडंट्स, यू आर ॲन आउटस्टँडिंग स्टुडंट. यू हॅव ए वंडरफुल फ्युचर अहेड ऑफ यू. आता इथे दोन विद्यार्थी एक इमॅजिन करूयात आपण की इयत्ता 10वीचे दोन विद्यार्थी इथे मनापासून अभ्यास करत आहेत. आता हा सक्सेस मंत्र पहा. तुम्हाला जर सक्सेस मिळवायचा असेल, तुम्हाला जर यश मिळवायचं असेल तर आपल्याला कोणत्या कोणत्या पायऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात? व्हिजन, गोल, प्लॅन, ॲक्शन आणि सक्सेस. तर 10वीमध्ये तुम्हाला असा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. व्हिजन प्लस गोल प्लस प्लॅन प्लस ॲक्शन इज इक्वल टू सक्सेस. जर तुम्ही तुमचे गोल निश्चित नाही केले, त्या अनुषंगाने तुम्ही तुमचा प्लॅन नाही तयार केला अभ्यासाबाबतीतला, आणि प्लॅनप्रमाणे जर तुम्ही कृती नाही केली आणि ॲक्शन नाही केली तर मात्र तुम्हाला अभ्यासातलं जे काही यश आहे ते मिळणं जरा कठीण होईल. म्हणूनच सुरुवातीपासून तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुमच्याकडे एक व्हिजन असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही तुमचे गोल सेट केले पाहिजेत. आता गोल सेट करायचा म्हणजे काय की समजा तुम्ही 10वीला आहात आणि तुम्हाला फायनल एक्झामला तुम्हाला 90% मिळवायचे आहेत, 95% मिळवायचे आहेत, तर फक्त स्वप्न पाहून जमणार आहे का? हे तुम्ही जरी तुमचं गोल निश्चित केलंय पण त्यावर तुम्ही प्लॅन तयार केलाय का? मग जसं तुम्ही गोल निश्चित करता त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचा प्लॅन तयार करा. प्लॅनमध्ये तुम्ही तुमचं व्यवस्थित सगळं टाईम मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर अभ्यासाचं संपूर्ण वेळापत्रक तयार करा आणि त्या वेळापत्रकाप्रमाणे तुम्ही प्रॅक्टिकली तुम्ही ॲक्शन घेऊन अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि मग तुम्हाला हे सक्सेस मिळणारच आहे. Setting a goal to achieve above 95% in 10th standard exams is ambitious yet achievable with the right approach and dedication. Here a structured plan to help you. पहिला पॉइंट काय आहे? सब्जेक्ट वाईज प्रिपरेशन. तुमचे जे विषय आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही तुमची अभ्यासाची प्लॅनिंग केली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तयारी केली पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय मुद्दे आहेत? Identify strength and weaknesses. Assess your current understanding of each subject: mathematics, science, social science, English and languages. म्हणजे काय केलं पाहिजे की तुम्ही तुमच्या सब्जेक्टमधले स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याप्रमाणे मग तुम्हाला अभ्यास करणं सोपं जाईल. Allocate time. Devote more time to subjects you find challenging while maintaining focus on stronger subjects. Practice regularly. Solve previous year's question papers and sample papers to understand the exam pattern and types of questions asked. तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे की तुम्ही तुमचं टाइम टेबल सेट केलं पाहिजे. तुमची स्ट्रेंथ विकनेस हे तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी तुम्ही प्रिव्हियस इयर्सचे क्वेश्चन पेपर्स हे सोडवले पाहिजेत. स्टडी स्केड्यूल. क्रिएट ए टाइम टेबल. डिव्हाइड युअर स्टडी टाइम एफिशियंटली अमंग ऑल सब्जेक्ट्स, गिविंग मोर टाइम टू सब्जेक्ट्स व्हेअर यू नीड इम्प्रूव्हमेंट. सेट रिअलिस्टिक गोल्स. ब्रेक डाऊन युअर स्टडी स्केड्यूल into achievable daily and weekly targets. आता याच्यामध्ये अभ्यासाचं नियोजन कसं असलं पाहिजे? एकाच वेळेला खूप
वेळ अभ्यास करण्यापेक्षा तुम्ही त्याचं पार्टली डिव्हायडेशन केलं पाहिजे. तुम्ही डेली अभ्यास केलाच पाहिजे. तुमचं वीकली प्लॅनिंग असलं पाहिजे, तुमचं मंथली प्लॅनिंग असलं पाहिजे. इफेक्टिव्ह स्टडी टेक्निक्स. आता इफेक्टिव्ह स्टडी टेक्निक्स काय आहेत? अंडरस्टँड कन्सेप्ट्स. फोकस ऑन अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट्स रॅदर दॅन रोट लर्निंग. म्हणजे जो काही तुम्ही अभ्यास करणार तो तुम्ही समजून घेतलात तर तो तुमच्या लक्षात राहणार आहे. मेक नोट्स. क्रिएट कन्साइज नोट्स समरायझिंग ईच टॉपिक फॉर क्विक रिव्हिजन. तर तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुमच्या सेल्फ नोट्स जर काढल्या तर त्याचा खूप फायदा होणार आहे तुम्हाला. आणि क्विक रिव्हिजनसाठी आपल्या सेल्फ मेड नोट्स असतात त्या खूप आपल्या लक्षात राहतात आणि त्याच्यामध्ये कमी वेळामध्ये आपला जास्त अभ्यास होतो. यूज व्हिज्युअल एड्स. डायग्राम्स, charts and graphs can help in understanding complex concepts in subjects like science and social science. अभ्यास करत असताना तुम्ही छोटे छोटे डायग्राम्स, चार्ट्स किंवा ग्राफ्स हे तुम्ही तयार केले पाहिजे, जेणेकरून ते डायग्राम तुम्हाला वाचून पूर्ण कन्सेप्ट लक्षात येईल, तुम्हाला आन्सर लिहायला सोपं जाईल. रिव्हिजन स्ट्रॅटेजी. रेग्युलर रिव्हिजन. रिव्ह्यू टॉपिक्स periodically to reinforce your understanding. Group study. Discuss difficult concepts with classmates or friends to gain different perspectives. आता हा रेग्युलर रिव्हिजन म्हणजे तुमची जी काही रिव्हिजन आहे ही नियमित असणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर स्टडीमध्ये ग्रुप स्टडी जर केला तर तुम्हाला एकमेकांची हेल्प होणार आहे आणि ग्रुप स्टडीमुळे तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होऊन तुमचा अभ्यास जास्तीत जास्त होणार आहे. हेल्थ अँड वेलबिंग. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. जर हेल्थ आपली चांगली नसेल तर अभ्यासात मन लागणार नाही किंवा केलेला अभ्यास लक्षात राहणार नाही, लवकर थकवा येईल. तर ह्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपली हेल्थ ही चांगलीच असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये मेंटेन अ बॅलन्स्ड डायट. ईट न्यूट्रिशियस फूड टू कीप युअर माइंड अँड बॉडी हेल्दी. ॲडक्वेट स्लीप. इन्श्युअर यू गेट इनफ स्लीप इच नाईट टू स्टे फोकस्ड ड्युरिंग स्टडी सेशन्स. याच्यामध्ये तुमचं बॅलन्स डायट आणि नियमित आणि पुरेशी झोप ही सुद्धा विद्यार्थ्यांना गरजेची आहे. मॉक टेस्ट अँड असेसमेंट्स. टेक मॉक टेस्ट. रेग्युलरली टेक मॉक exams under time conditions to practice for the actual exam. Analyze performance. Identify your weak areas from mock test and work on improving them. तर नियमितपणे छोट्या छोट्या टेस्ट सोडवणं, त्याच्यातून सेल्फ इव्हॅल्युएशन करणं, यामध्ये तुम्ही कितपत अभ्यास झालाय तुमचा, किती समजलंय तुम्हाला, याचं तुमचं इव्हॅल्युएशन करणं सोपं जाणार आहे. स्टे मोटिवेटेड. विद्यार्थ्यांसाठी सेल्फ मोटिवेशन अत्यंत गरजेचं आहे. कायम तुम्ही मोटिवेटेड राहणं आवश्यक आहे. सेट शॉर्ट टर्म गोल्स. सेलिब्रेट स्मॉल अचिव्हमेंट्स टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट युअर प्रिपरेशन. पॉझिटिव्ह माइंडसेट. बिलीव्ह इन युअर सेल्फ अँड स्टे कॉन्फिडंट अबाउट अचिव्हिंग युअर गोल. तुमचा पॉझिटिव्ह माइंडसेट असायला हवा किंवा तुम्ही पॉझिटिव्ह थिंकिंग करणं गरजेचं आहे किंवा तुमचा आत्मविश्वाससुद्धा हा खूप अभ्यासामध्ये गरजेचा आहे. सीक गायडन्स. टीचर्स हेल्प. कन्सल्ट टीचर्स और ट्यूटर्स फॉर गायडन्स इन डिफिकल्ट टॉपिक्स. पॅरेंटल सपोर्ट. इन्व्हॉल्व युअर पॅरेंट्स इन युअर स्टडी प्लॅन फॉर एनकरेजमेंट अँड सपोर्ट. ज्या वेळेला तुम्हाला अभ्यास करत असताना किंवा कन्सेप्ट क्लिअर करत असताना अडचणी येत असतील त्यावेळेला तुम्ही जरूर शिक्षकांची आणि तुमच्या पालकांची मदत घेतली पाहिजे. एक्झाम डे प्रिपरेशन. ज्या वेळेला एक्झाम असतात तेव्हा तुम्ही तुमची पूर्वतयारी कशी असणं गरजेचं आहे पहा. रीड instructions carefully. Understand the exam pattern and marking scheme. Time management. Allocate time wisely
among sections during the exam. Stay calm, maintain composure and avoid stress during the exam. म्हणजे खूप तुमची माइंडसेट खूप शांत हवा, पॉझिटिव्ह थिंकिंग हवं, कॉन्फिडन्स हवा. त्याच्यानंतर वेळेचं व्यवस्थापन सुद्धा तुमच्याकडून होणं गरजेचं आहे. पोस्ट एक्झाम रिव्ह्यू, इव्हॅल्युएट परफॉर्मन्स, assess your performance after each exam to identify areas for improvement. Learn from mistakes, analyze where you went wrong and strategize to avoid similar mistakes in future exam. तर ह्याच्यामध्ये तुमचा परफॉर्मन्स कसा आहे, आत्ताच्या परीक्षेच्या अगोदरच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला काय चुका झाल्या, किती मार्क्स मिळालेत, त्या पद्धतीनं नंतरच्या परीक्षेसाठी किंवा नंतरच्या तुमच्या मार्क्स साठी तुम्हाला किती इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे किंवा तुमच्या मिस्टेक्स किती सुधारणा करणं गरजेचं आहे, याचं सुद्धा इव्हॅल्युएशन करणं आवश्यक आहे. By following this structured approach and staying disciplined in your studies, you can definitely aim to achieve above 95% in your 10th standard board exams. आता काही ॲडिशनल टिप्स आहेत. Stay consistent. Stick to your timetable consistently to develop a productive routine. Prioritize subjects. Allocate more time to subjects that require extra attention or that you find challenging. Take breaks. Include short breaks between study sessions to avoid mental fatigue and stay refreshed. Adjust as needed. Modify your timetable based on your progress and specific needs as the exam approaches. Adapting this timetable to fit your specific needs and preferences will help you manage your time effectively and prepare thoroughly for your 10th standard board exams. आता अभ्यास करत असताना तुमचा पॉझिटिव्ह माइंडसेट राहावा, पॉझिटिव्ह थिंकिंग राहावं किंवा तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड व्हावा, यासाठी डेली अफर्मेशन्स सुद्धा करणं फायद्याचं ठरतं. तर डेली अफर्मेशन्स म्हणजे काय की तुम्ही सकारात्मक विचार करायचा आहे. सकारात्मक विचारांमधून तुम्हाला तुमचं ध्येय उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे, गरजेचं आहे आणि ते तुम्ही करत आहात आणि करणारच आहात, याच्यावर ठाम राहणं आणि ते नियमितपणे त्याला रिमाइंड करणं, आठवणं आणि त्याप्रमाणे कृती करणं, म्हणजे तुमची थॉट प्रोसेस, त्याच्यानंतर तुमची ॲक्शन, याच्यातून तुमचं सक्सेस हे तुम्हाला मिळणार आहे. डेली अफर्मेशन्स कॅन बी पॉवरफुल टूल्स टू हेल्प 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स स्टे मोटिवेटेड, फोकस्ड अँड पॉझिटिव्ह as they work towards achieving success in their board exams. Here are some affirmations for dear students. Read and write daily and act practically to achieve success. Now see, I am capable of achieving great things. I am focused and determined to succeed in my exams. I am confident in my abilities to learn and understand the subjects thoroughly. I am disciplined and manage my time effectively to study and revise daily. I am calm and composed during exams and I perform to the best of my abilities. I am resilient. I learn from setbacks and keep moving forward. I am surrounded by supportive family and friends who believe in my success. I am prepared and organized for every exam and revision session. I am grateful for the opportunity to learn and grow academically. I am deserving of achieving excellent results in my exams. Good luck. आता एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा एक
छोटासा व्हिडिओ आहे जो तुम्हाला खूप मोटिवेट करून जाईल, तर तो मी तुमच्यासाठी शेअर करत आहे। भाषा का प्रयोग करके डॉक्टर कलाम साहब एक बार स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और डॉक्टर कलाम साहब ने उनके जो जवाब दिए उसमें उनका व्यक्तित्व साफ दिखाई देता है। इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती है और जैसा कि संदीप सर ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा है कि काश हर स्टूडेंट्स इस स्पीच को एक बार सुन ले। तो आज फिर से शब्द सारे कलाम साहब के होंगे। मैं तो बस उन्हें आवाज़ देकर हिंदी भाषा का प्रयोग करके बहुत ही आसान भाषा में आप सबके सामने ला रहा हूँ, हिंदी में से डब कर रहा हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लेंगे। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम गायत्री मोहन है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से तो राष्ट्रपति भवन तक ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आप लेक्चर दे रहे हैं, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वेल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये 4 नियम अटल है सक्सेसफुल होने के लिए। 4 चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1 रिपीट करना मेरे साथ, रिपीट करो। नंबर 1 महान लक्ष्य। महान लक्ष्य। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मेरा एक महान लक्ष्य होगा। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। मैं अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत करूँगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूँगी। नंबर 4 मैं दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। हाँ पूछो पूछो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मलयालम मीडियम से पढ़ता हूँ। मलयालम में बोलो, कोई बात नहीं। सर इंडिया की एक बड़ी ताकत और एक बड़ी कमजोरी क्या है? इंडिया की बड़ी ताकत और बड़ी कमजोरी क्या है? क्या बात है, फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 7th क्लास में। ओके, अब सवाल पर आते हैं। बड़ी ताकत क्या है इंडिया की? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहां पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। यह है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं जो बोलूंगा मेरे साथ रिपीट करना। युवाओं का प्रज्वलित मन, युवाओं का प्रज्वलित मन। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती के नीचे और धरती पर, और धरती पर सबसे शक्तिशाली चीज है। सबसे शक्तिशाली चीज है। तो भारत का युवा और युवाओं का प्रज्वलित मन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, कमजोरी भारत बिना मिशन के एक कमजोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं है तो, कोई उद्देश्य नहीं है तो। और सेम चीज लाइफ के साथ में भी है। बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी तरीके से बिना मिशन के एक देश भी मर जाता है। तो हर राष्ट्र का और हर एक इंसान का अपना एक मिशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हैं? देखिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट था, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। अरे क्या बात है, आपका नाम क्या है? सर विष्णु दिनागत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 5th क्लास में। आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। क्या बात है, आप बहुत ही स्मार्ट लड़के। मुझे बताइए आप एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ रिपीट करो। एक IAS ऑफिसर के रूप में, एक IAS ऑफिसर के रूप में मैं करप्शन को रिमूव करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लव, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड यानी कि प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बारे में कुछ कह सकते हैं? वेल प्यार वो है जो हमें माता पिता से मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए दे करके भी हम उसे खरीद नहीं सकते। तो प्यार वो है जो कि हमें हमारे माता पिता से मिलता है। इसलिए आज आप अपनी मम्मी को खुश करेंगे। क्या करेंगे? खुश करेंगे। कंपैशन यानी कि कृतज्ञता के बारे में अगर कुछ कहूँ तो आज जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो 2 बच्चे थे और उनके माता पिता उनके साथ में थे। वो दोनों बच्चे फिजिकली सही नहीं थे, लेकिन जब वो फ्लाइट में एंटर कर रहे थे तो फ्लाइट में बैठा हुआ हर एक पर्सन उन दोनों बच्चों को इनकरेज कर रहा था, कंपैशन को शो कर रहा था, कृतज्ञता को शो कर रहा था। और यही है कंपैशन।
और बात रही ग्रेटिट्यूड की, आभार प्रकट करने की, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपने सूरज को देखा है? सूरज को, अर्थ को देखा है? पृथ्वी को? अरबों साल हो गए सूरज पृथ्वी को रेडिएशन दे रहा है, गर्मी दे रहा है, लाइट दे रहा है, और कभी भी सूरज ने पृथ्वी को थैंक यू बोलने के लिए नहीं कहा। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी को गर्म रखता हूँ, ठंड से बचाता हूँ, मैं लाइट देता हूँ, मेरे बिना आप सभी लोग मर जाओगे। कभी एक थैंक यू तक नहीं मांगा। और अरबों सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य ने अपना प्रकाश पृथ्वी को ना दिया हो। तो पृथ्वी को और हमें इसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। 5 अरब सालों से सूर्य ने लगातार हमें प्रकाश दिया है, तो ये है ग्रेटिट्यूड। तुम बहुत ही छोटे हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे करते हो। गुड इवनिंग सर, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट ईयर आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे, और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पैशन क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे का क्या ड्रीम है, और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में एक बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है, और वो ये है कि जब तक आप एक विद्यार्थी हो तो आपका केवल एक ही काम है और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो ये कि अपनी शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब तुम 12th पास कर लोगे या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए, या फिर जो भी तुम्हें बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, साइंटिस्ट, इसके लिए तुम्हारा परसेंटेज 90 से ऊपर होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और अगर तुम राष्ट्र के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना ही चाहते हो, तो अगर तुम्हें सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है और समय मिलता है, तो तुम ऐसे अस्पताल में चले जाना शाम के टाइम पर जहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तो आप वहाँ पर जा करके देखोगे कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिनसे मिलने के लिए उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके पास कोई भी नहीं है। तो तुम उनके पास जाकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता या फिर फल फ्रूट दे करके उन्हें खुश कर सकती हो, या फिर तुम 5 पौधे उगा सकती हो, या फिर अगर तुम अफोर्ड कर सको तो लोगों को शिक्षा दे सकती हो। और तुम्हें लोगों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए। वैसे ये सभी काम बात के हैं, लेकिन अभी तुम्हारा जो फोकस है वो अपनी एजुकेशन पर होना चाहिए। अब डॉक्टर कलाम साहब की बात को यहाँ पर मैं रोक करके आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी आपका पूरा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी फील्ड से दूर रहें। कलाम साहब ने उस लड़की को ये इसलिए कहा क्योंकि उसका गोल एकदम क्लियर है कि या तो उसे इंजीनियर बनना है या फिर उसे डॉक्टर बनना है, तो उस फील्ड के लिए उसे पढ़ना ही पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट बने। ठीक है, अगर आपका गोल, आपका लक्ष्य सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना नहीं है, तो साइड बाय साइड अगर आप अपना कुछ चलाना भी चाहते हो तो आप चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे देश के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा विदेश में जाकर के सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो क्या सर इसका कोई समाधान है? देखिए, हमें इस समस्या के लिए किसी समाधान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप फिक्र मत करो, क्योंकि भारत में अरबों लोग रहते हैं, जहाँ से हर साल अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 30 लाख विद्यार्थी निकलते हैं। तो अगर उनमें से 5-10 हज़ार विद्यार्थी विदेश चले भी जाते हैं तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे इंडिया से यंगस्टर विदेश जाएंगे, वैसे ही कई सारे लोग विदेश से भी इंडिया आएंगे, जिससे कि ज्ञान का आदान प्रदान होगा, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। तो मेरे अनुसार ब्रेन ड्रेन कोई अभी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है या फिर ये कहें कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ये है कि हमारे पास में महान वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जैसे अभी हम विदेश जाकर के शोध करते हैं, वैसे ही विदेश से वैज्ञानिक आकर के भारत में शोध कर सके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हर रोज़ भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार सुनते हैं, तो क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें या फिर उसे कम कर सकें? देखिए, अगर मैं आप सभी को करप्शन को ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा, तो क्या आप सभी लोग को करेंगे? मेरी बात मानेंगे? यस सर।
भारत में 1 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और यही 1 अरब लोग 200 मिलियन घरों में रहते हैं। यानी कि हर घर में लगभग 5 लोग रहते हैं, माता पिता, 1 लड़का और 2 लड़कियां, या फिर माता पिता, 2 लड़कियां और 1 लड़का। और ये देखा गया है कि 200 मिलियन घरों में से 60 मिलियन घरों में करप्ट लोग हैं। आप इमेजिन करिए, फैमिली में एक पर्सन करप्शन के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन अगर बच्चे हिम्मत करके अपने पापा से बोल दें कि पापा अगर आप करप्शन करके पैसे कमाओगे तो हम आपकी कार या फिर बाइक या फिर स्कूटी नहीं चलाएंगे, ना ही उसमें बैठेंगे, तो क्या वह पिता कुछ बोल पाएगा? अगर सभी बच्चे अपने पापा से ये बोल देंगे ना, तो आधे ही सही लेकिन भ्रष्टाचार लगभग आधा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो। कसा वाटला हा व्हिडिओ? तर यातून विद्यार्थ्यांना जो संदेश मिळाला आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करा, खूप मेहनत करा, खूप अभ्यास करा आणि तुमचा फोकस हा फक्त अभ्यासावर आणि अभ्यासावरच असला पाहिजे। कारण 10वी आणि 12वी ही जी 2 महत्त्वाची शैक्षणिक वर्ष असतात त्याच्यातूनच तुमचं भविष्य साकारणार आहे। धन्यवाद।